Today I am discussing about the most important chapter of science class 10th, from which minimum 2 say 4 questions are asked in every exam. So it is most important for every exam. So let's start without wasting of time. Chapter number is 10. Chapter name is The Human Eye and the Colorful World. Let's start. You have studied in the previous chapter about refraction of light by lenses. You also studied the nature, position and relative size of images formed by lenses. How can these ideas help us in the study of the human eye? What? The human eye uses light and enables us to see objects around us. It has a lenses in its structure. What is the function of the lenses in a human eye? What? How do these lenses used in spectacles correct defect of vision? What? Let us consider these questions in this chapter. ये सभी चीज़ के बारे में हम सीखेंगे इस चैप्टर में. वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने प्रीवियस चैप्टर पिछला चैप्टर में जो मैंने सीखा अबाउट लाइट, प्रकाश के बारे में, एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, और उसके गुण के बारे में. इन दिस चैप्टर वी शैल यूज दिज आइडियाज टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमेना इन नेचर. वी शैल आल्सो डिस्कस अबाउट रेनबो फॉर्मेशन, स्प्लिटिंग ऑफ white light and blue color of the sky. Got it? Now we will discuss about the human eye. मनुष्य की जो आँखें होती है उस चीज़ के बारे में अब हम जानेंगे. The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organs. जो ह्यूमन के आँख होते हैं, जो मनुष्य की आँख होती है, one of the most valuable, यह सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण, वैल्यूबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है. गॉट इट? इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड. इससे हम क्या करते हैं, ये जो वंडरफुल मतलब बहुत ही सुंदर जो वर्ल्ड संसार है, इसको हम देख पाते हैं. एंड द कलर अराउंड अस, जो वंडरफुल वर्ल्ड है उसमें जो कलर्स हैं, रंग हैं, उसको हम देख पाते हैं. गॉट इट? ऑन क्लोजिंग द आई वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल, टेस्ट, साउंड दे मेक और बाय टच. और यदि हम अपनी आँख को बंद कर लेते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, फिर भी उसके बावजूद भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल, किस द्वारा? स्मेल, सुगंध के द्वारा. बाय टेस्ट, टेस्ट के द्वारा. साउंड दे मेक और बाय टच, जो कोई साउंड सुनते हैं उसके द्वारा हम पता लगा पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी चीज़ को. बाय टच, और छू के हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. It is okay. However, impossible to identify colors while closing the eye. Thus, of all the senses organs, the human eye is the most significant one, as it enables us to see the human beautiful, colorful world around us. Got it? Next, the human आई इज लाइक टू अ कैमरा. जो मनुष्य की आँखें होती है वह एक कैमरा की तरह होती है. इट लेंसेस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. गॉट इट? लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया. जो आँख में लाइट प्रवेश करती है, प्रकाश प्रवेश करती है, वह थीन जो पतली झिल्लीदार होती है आई में, उसको हम क्या कहेंगे? रेटिना कहते हैं. गॉट इट? इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट
bulge on the front surface of the eyeball as shown in figure 10.1. Got it? Next, the eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 सेंटीमीटर। जो आईबॉल होते हैं, आईबॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल, ये लगभग, अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग, स्फेरिकल मतलब गोला होते हैं इन शेप, विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। इसके जो डायमीटर होते हैं वह लगभग कितने होते हैं? 2.3 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज इंटरिंग द आई अकर्स एट द outer surface of the cornea. Got it? Next, the crystalline lenses merely provides the finer adjustment of focal length required to focus object different distances on the retina. Okay, we find a structure called iris behind the cornea. जो हम we find a structure, जो हम कोई भी स्ट्रक्चर को फाइंड कर पाते हैं, कॉल्ड आइरिस, उसको हम क्या कहेंगे? आइरिस कहेंगे। बिहाइंड द कॉर्निया, जो कि कॉर्निया के पीछे होता है। गॉट इट? आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम। आइरिस जो होता है वह डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पुपिल। जो क्या कंट्रोल करता है? पुपिल के साइज को। गॉट इट? द पुपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। ये पुपिल का जो काम होता है वह कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है? अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। जो आँख में प्रकाश इंटर करती है, प्रवेश करती है, उसको रेगुलेट करते हैं। कौन? पुपिल। गॉट इट? यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर 10.1, द ह्यूमन आई। ये क्या है? विट्रियस ह्यूमर। ये क्या है? ऑप्टिक नर्व। ये क्या है? रेटिना। ये क्या है? सिलियरी मसल। ये क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्या है? एक्वस ह्यूमर। ये क्या है? पुपिल। ये जो है ये साइड में, इसको आइरिस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट, द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज और द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। गॉट इट? The retina is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. The light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signal. These signals are sent to the brain via the optic nerves. The brain interprets these signals and finally processes the information so that we perceive object as they are. Got it? Now we will discuss about power of accommodation. The eye lens is composed of a fibrous jelly like material. जो आई के लेंस हैं, मतलब आँख की जो लेंस है, इज composed of a fibrous, जो यह निर्मित हुआ है फाइब्रस की तरह, जेली लाइक मटेरियल, जो कि उसके जो मटेरियल होते हैं जेली लाइक होते हैं। गॉट इट? इट्स कार्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल्स. ओके, द चेंज इन द कार्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ. ओके, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम्स थिन. जब मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं तो लेंस क्या होते हैं? बिकम्स थिन, मतलब पतला हो जाते हैं. दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज. उसके बाद क्या होता है? फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है. दिस इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. तब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जो दूर में रखा हुआ है उसको हम क्लियरली देख पाते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट, व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई द सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट. जब व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर, जो पास में रखी हुई है कोई वस्तु है, उसको जब हम देखते हैं टू द आई, गॉट इट, द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट,
तब सिलियरी मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। दिस इंक्रीजेज द कार्वेचर ऑफ द आई लेंस, यह क्या करता है, जो आई के कार्वेचर हैं, आई लेंस के जो कार्वेचर हैं, इसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। द आई लेंस देन बिकम्स थिकर, तब आई लेंस जो है क्या होता है, तब थिकर मतलब मोटा हो जाता है। गॉट इट। कंसिक्वेंसली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेज, फिर उसके बाद क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द आई, आँख के जो फोकल लेंथ होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। दिस इनेबल्स अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, फिर उसके बाद हम कोई भी जो नियर पास में जो रखी हुई वस्तु है, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसको हम देख पाते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ द आई, जो आँख की योग्यता, एबिलिटी मतलब योग्यता, आँख की जो योग्यता होती है, लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए आई लेंस की जो एबिलिटी योग्यता होती है किसी को एडजस्ट करने के लिए फोकल लेंथ को, इज कॉल्ड एकोमोडेशन, इसको हम क्या कहेंगे, एकोमोडेशन, समायोजन कहेंगे। हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। हाउएवर, जैसा कि द फोकल लेंथ ऑफ द आई, जो फोकल लेंथ होते हैं आई लेंस के, गॉट इट, कैन नॉट बी डिक्रीज, उसको हम डिक्रीज नहीं कर सकते हैं बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट, इसके कुछ मिनिमम लिमिट होते हैं, सीमित होते हैं। गॉट इट। उसके बाद हम इसको डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। गॉट इट। ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आइज। ओके, यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड और फील स्ट्रेन इन द आई। यदि आप किसी प्रिंटेड पेज को आप हाथ में होल्ड करके, आप यदि उसको बहुत क्लोज करके आप देखोगे तो आप पाएंगे कि वह जो उसमें जो इमेज है, कुछ लिखा हुआ है, वो ब्लर्ड दिखेगा आपको, और फील स्ट्रेन इन द आई, और आपके आँख में जो है वो जोर पड़ेगा, मतलब फील स्ट्रेन इन द आई। गॉट इट। नेक्स्ट, टू सी एन ऑब्जेक्ट comfortably and distinctly, you must hold it at about 25 सेंटीमीटर। यदि आप किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको उस वस्तु को कंफर्ट, यदि आप उसको देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसको एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होल्ड करना होगा, रखना होगा। द मिनिमम डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्टली डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। ये जो है मिनिमम डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। गॉट इट। इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, नियर पॉइंट ऑफ द आई, मतलब मिनिमम जो ये कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट यदि रखा हुआ है, उसको यदि हमको क्लियरलिटी पढ़ना है, देखना है, तो एटलीस्ट कम से कम मिनिमम कितना पे रखेंगे, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे। गॉट इट। और यदि ज़्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फार पॉइंट कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो है मिनिमम डिस्टेंस फिक्स है 25 सेंटीमीटर। उसके यदि उससे कम कर देते हैं, 25 की जगह यदि हम 24 डिस्टेंस कर देते हैं, तो वह मुझे ब्लर्ड दिखेगा, मतलब वो उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे सही से। ओके। नेक्स्ट, फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन the near point is about 25 centimeter. The furthest point up to which the eye can see object clearly is called the far point of the eye. यदि हम कोई भी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से
ज़्यादा पर हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, तो जो मैक्सिमम दूरी को हम देख पाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, फार पॉइंट कहेंगे ऑफ द आई। आँख की मैक्सिमम दूरी को देखने की कैपेसिटी कहेंगे। गॉट इट। इट इज इन्फिनाइट, यह अनंत हो सकती है फॉर अ नॉर्मल आई, एक नॉर्मल आँख के लिए। गॉट इट। यू मे नोट हेयर अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। आप इसी को नोट कर सकते हो, आप इसी को समझ सकते हो। किसी भी इंसान की यदि नॉर्मल आई है, मतलब उसके आँख में किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं है, तो वह जो किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखेगा वह 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनाइट तक देख सकता है। गॉट इट। 25 सेंटीमीटर तो क्लियरली देखेगा, उसके बाद भी इन्फिनाइट तक, जहाँ तक उसकी एबिलिटी होगी, योग्यता होगी, वहाँ तक वह किसी भी वस्तु को देख सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट, समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल at old age becomes milky and cloudy. Thus condition is called contract. Okay, this cause partial or complete loss of vision. It is possible to restore vision through a cataract surgery. Okay, next we will discuss about defect of vision and their correction. आँख की में जो डिफेक्ट होती है, किसी भी दोष जो हो जाती है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे और उसका करेक्शन, उसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं, इसी के बारे में अब हम जानेंगे। गॉट इट। समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। समटाइम्स क्या होता है, कुछ समय में क्या होता है, आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर, आँख जो होती है वो अपनी पावर को, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता को खो देते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन, समायोजन करने की जो क्षमता होती है उसको खो देते हैं। इन सच कंडीशन, इस तरह की जो शर्तें होती है, इस तरह की जो बातें होती है, द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। फिर उसके बाद जो पर्सन होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को जो दूर रखी हुई है उसको कंफर्टेबल मतलब आसानी से नहीं देख पाते हैं। द विजन बिकम्स ब्लर्ड, उसके जो विजन होते हैं, देखने की जो क्षमता होती, कैपेसिटी होती है, बिकम्स ब्लर्ड, ब्लर्ड हो जाते हैं। ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई। क्यों होता है यह रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ आई, मतलब आँख की रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट की वजह से। गॉट इट। नेक्स्ट, देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन। 3 तरह के ये रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होते हैं देखने के, विजन मतलब किसी भी चीज़ को देखने के कॉमन 3 तरह के रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होते हैं। दीज आर, ये जो हैं, पहला मायोपिया, जिसको कि हम नियर साइटेडनेस कहते हैं। पहला जिसको क्या कहेंगे, मायोपिया, और इसको दूसरा नाम क्या है, नियर साइटेडनेस। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, दूसरा को हम क्या कहेंगे, हाइपरमेट्रिया, मेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। गॉट इट। नेक्स्ट, तीसरा प्रेसबियोपिया, तीसरे को हम क्या कहेंगे, प्रेसबियोपिया। गॉट इट। दीज डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। ओके, वी डिस्कस बिलो दीज डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन। इसके जो ये जो डिफेक्ट हैं, ये तीनों कौन कौन सा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबियोपिया। दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंस। जो स्फेरिकल गोलीय लेंस होते हैं उसके द्वारा इसको करेक्ट किया जा सकता है। वी डिस्कस बिलो दिस डिफेक्ट एंड देयर करेक्शंस। इसी के बारे में अब इसके जो डिफेक्ट हैं और इसको कैसे सुधार किया जा सकता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। गॉट इट। नो वी विल डिस्कस अबाउट मायोपिया। मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। मायोपिया को हम क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं।
अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। जिस भी इंसान को मायोपिया हो रखा होता है तो वह पर्सन जो होते हैं, वह जो आदमी होते हैं, वो निकट की वस्तु को तो साफ साफ देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। गॉट इट? अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियर देन इन्फिनिटी। ओके, सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू a distance of a few meters. In a myopic eye, the image of a distant object is formed in front of the retina. Okay, next, and not at the retina itself. This defect may arise due to first excessive curvature of the eye lens, or second elongation of the eyeball. This defect can be corrected by using a concave lens of a suitable power. ये जो निकट दृष्टि दोष होते हैं, मायोपिया, इस चीज़ को सुधार करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का प्रयोग करते हैं। जो अवतल दर्पण होते हैं, अवतल लेंस होते हैं, उस चीज़ को हम यूज करते हैं। गॉट इट? दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10.2 जो यहाँ पे दिखाया गया है। गॉट इट? अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन टू द रेटिना एंड दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। ओके, नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, दूर की चीज़ें तो सही से आप देख पाएंगे लेकिन पास की चीज़ें जो है आप सही से नहीं देख पाएंगे। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की चीज़ आप देख सकते हो अच्छे से लेकिन पास की चीज़ आपको दिखने में दिक्कतें होगी। गॉट इट? हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। गॉट इट? अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया can see distant object clearly but cannot see nearby object distinctly. Okay, the near point for the person is further away from the normal near point 25 centimeter. Such a person has to keep a reading material such beyond 25 centimeter from the eye for comfortable reading. Okay, this is because the light ray from a close by object are focused at a point behind the retina as shown in figure 10.3b. Okay, this defect arises either because 1. The focal length of the eye lens is too long. Second, the eyeball has become too small. This defect can be corrected by using a convex lens of appropriate power. जो हाइपरमेट्रोपिया होते हैं, इस तरह के जो दोष होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, इसको आप कन्वेक्स लेंस, जो उत्तल लेंस होते हैं, इससे आप इसको सुधार कर सकते हो एप्रोप्रिएट पावर लगा के। गॉट इट? दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10.3। ओके, यहाँ पे दिखाया गया है। आई ग्लास विद कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। ओके, नेक्स्ट, प्रेसबियोपिया। अब क्या पढ़ेंगे? प्रेसबियोपिया, अबिंदुकता कहते हैं इसको हिंदी में। ओके, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। यह क्या होता है, एज आने के साथ साथ ये द पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो समायोजन की क्षमता होती है, ऑफ द आई, आँख की, यूजुअली डिक्रीजेज, यह धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है विद एजिंग, जैसे ही एज बढ़ता है। फॉर मोस्ट पीपल
the near point gradually recedes away. The find it difficult to see nearby object comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. Okay, this defect is called presbyopia. इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं, दोष होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? प्रेसबायोपिया. इट अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल. इसको हम कैसे ठीक करेंगे, इसी के बारे में हम जानते हैं आगे. ओके, वीकनिंग ऑफ द ciliary muscles and diminishing flexibility of the eyelids. Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia. Such people often require bifocal lenses. जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम बायफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं जब किसी भी इंसान को मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया दोनों हो जाते हैं. गॉट इट? समटाइम्स ऐसे भी पर्सन होते हैं जिसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हो जाते हैं. तो इस तरह के पीपल जो होते हैं, उसका जो समाधान होता है, उसके आँख को सही करने के लिए, उसे किसी भी चीज़ को देखने के लिए बायफोकल लेंस का हम प्रयोग करते हैं. अ कॉमन टाइप ऑफ बायफोकल लेंसेज कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस. इसमें अवतल और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है बायफोकल लेंस में. बाय मतलब दो. द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कनकेव लेंस. जो उसके जो लेंस लगे रहते हैं स्पेक्टेकल्स मतलब गोगल्स में, उसमें अपर वाला जो भाग होता है उसमें कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, और जो नीचे वाला होता है इट फैसिलिटेट्स डिस्टेंट विजन. वह दूर की वस्तु, अपर में जो कनकेव लेंस रहता है वह दूर की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए लगाया जाता है कनकेव लेंस को. और द लोअर पार्ट इज अ कन्वेक्स लेंस. और उसके नीचे वाले जो भाग होते हैं उसमें कन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है. इट फैसिलिटेट्स नियर विजन, जो कि पास की वस्तुओं को आप सही से देख सकते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट, दीज डेज इट इज पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स विद कॉन्टैक्ट लेंसेज और थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन. लेकिन इस समय जो है इसका एक और पॉसिबल सॉल्यूशन है जिसको कि आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करके या थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन. सर्जिकल आँख का जो ऑपरेशन वगैरह होता है इसके माध्यम से भी सुधार किया जा सकता है. अब यहाँ पे बताया गया है थिंक इट ओवर. यू टॉक ऑफ वंडरियस थिंग्स यू सी. You say the sun shines bright. I feel him warm. But how can he or make it day or night? What? Got it? Do you know that our eye can live even after our death? क्या आप जानते हैं हमारी जो आँख होती है वह जिंदा रहने के बाद तो रहती ही है सही, लेकिन आफ्टर मृत्यु के बाद भी वह सही रहते हैं. इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है. बाय डोनेटिंग आवर आई आफ्टर वी डाई वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन. हम किसी भी जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो अंधा आदमी होते हैं, उसको हम अपना आँख दे के उसके जो रोशनी को हम दे सकते हैं. गॉट इट? अबाउट 35 मिलियन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड एंड मोस्ट ऑफ देम कैन बी कर्ड. अबाउट 4.5 मिलियन पीपल with corneal blindness can be cured through a corneal curd. About 4.5 million people with corneal blindness can be cured through corneal transplantation of donated eye. Out of these 4.5 million, 60% are
children below the age of 12. So, if we got the gift of vision, why not pass it on to somebody who does not have it? What do we have to keep in mind when eyes have to be donated? What? Eye donors can belong to any age, group, or sex. People who use spectacles or those operated for cataract can still donate the eye. People who are diabetic, have hypertension, asthma, patients, and those without communicable disease can also donate eye. Got it? Next, eye must be removed within 4 to 6 hours after death. यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 4 से 6 घंटे तक के अंदर उसके आँख को रिमूव कर दिया जा सकता है. इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली. आप नियरेस्ट आई बैंक जो होते हैं उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हो, वह आएगा 4 से 6 घंटे के अंदर. उसको आप किसी भी मृत्यु, यदि कोई भी इंसान की मृत्यु हो गई है तो उसके आई को आप डोनेट कर सकते हो विद इन 4 to 6 आवर्स. गॉट इट? द आई बैंक टीम विल रिमूव द आईज एट होम of the decreased or at a hospital. The removal takes only 10 to 15 minutes. ये जो रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है इसमें मात्र 10 से 15 मिनट लगते हैं. It is a simple process and does not lead to any disfigurement. ओके, यह एक सिंपल प्रक्रिया है and does not lead to any disfigurement. Got it? Next, the person who were infected with or died because of AIDS, hepatitis B or C, rabies, acute leukemia, tetanus, cholera, meningitis or encephalitis cannot donate eye. यदि किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को यदि वह इन्फेक्टेड है और वह मर गया है बिकॉज ऑफ एड्स की वजह से, हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से, रेबीज की वजह से, एक्यूट ल्यूकेमिया की वजह से, टेटनस की वजह से, कोलेरा की वजह से, मेनिंजाइटिस की वजह से और इंसेफेलाइटिस की वजह से कैन नॉट डोनेट आई. तो इस तरह के व्यक्ति को आँख डोनेट नहीं करना चाहिए. एन आई बैंक कलेक्ट, okay, evaluate and distributes the donated eye. All eye donated are evaluated using strict medical standard. Those donated eye found unsuitable for transplantation are used for valuable research and medical education. Okay, the identities of both the donor and the recipient remains confidential. Okay, one pair of eye gives vision to up to 4 corneal blind people. Okay, now we will discuss about refraction of light through prism. Okay, you have learned how light gets refracted through a rectangular glass slab. 4 parallel refracting surfaces, as in a glass slab. The emergent ray is parallel to the incident ray. However, it is slightly displaced laterally. Okay. How would light get refracted through a transparent prism? Consider a triangular glass prism. It has 2 triangular bases and 3 rectangular lateral surfaces. These surfaces are inclined to each other. The angle between its 2 lateral faces is called the angle of the prism. Okay, let us now do an activity to study the refraction of light
through a triangular glass prism. Activity 10.1. Fix a sheet of white paper on a drawing board using drawing pins. Place a glass prism on it in such a way that it rests on its triangular base. Trace the outline of the prism using a pencil. Draw a straight line PE inclined to one of the refracting surfaces, say AB, of the prism. Fix two pins, say at point P and Q, on the line PE as shown in figure 10.4. Look for the image of the pins fixed at P and Q through the other face AC. Fix two more pins at point R and S such that the pins at R and S and the image of the pins at P and Q lie on the same straight line. Next, remove the pins and the glass prism. Next, the line PE meets the boundary of the prism at point E, see figure 10.4. Similarly, join and produce the point R and S. Let these lines meet the boundary of the prism at E and F respectively. Join E and F. Okay. Next, draw perpendiculars to the refracting surfaces AB and AC of the prism at points E and F respectively. Mark the angle of incidence cone I, the angle of refraction cone R, and the angle of emergence cone E as shown in figure 10.4. Okay. Here figure 10.4, refraction of light through a triangular prism. Okay. Here P is incident ray, EF is refracted. Okay. P ये रहा E, ये क्या हुआ इंसिडेंट रे, EF रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे E है, ये F है, यहाँ पे क्या हुआ रिफ्रैक्ट हुआ, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है. गॉट इट. उसके बाद FS इमरजेंट रे, FS क्या है, उसके बाद इमरजेंट रे है, ये S हो गया, ये F हो गया, यहाँ से क्या हुआ बाहर आया है तो ये इमरजेंट रे हो गया. गॉट इट. कॉन ए इज एंगल ऑफ द प्रिज्म. कॉन ए क्या है, एंगल ऑफ द प्रिज्म है. ओके, ये जो रहा. ओके. नेक्स्ट, कॉन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस. कॉन आई यहाँ पे जो एंगल बना है इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस. कॉन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. कॉन आर यहाँ पे जो बना हुआ है यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. गॉट इट. नेक्स्ट, कॉन ई एंगल ऑफ इमरजेंसी. कॉन ई यहाँ पे जो बना है इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंसी. ओके. कॉन डी एंगल ऑफ डिविएशन. कॉन डी को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिविएशन. गॉट इट. नेक्स्ट, हेयर पी ई इज द इंसिडेंस रे, ई एफ इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड एफ एस इज द emergent ray. You may note that a ray of light is entering from air to glass at the first surface AB. The light ray on refraction has bent towards the normal. At the second surface AC, the light ray has entered from glass to air. Okay. Hence, it has bent away from normal. Compare the angle of incidence and the angle of refraction at each refracting surface of the prism. It is similar to the kind of bending that occurs in glass slab. What? यहाँ पे ये बताया गया है. देखो सिंपल सी बात, यदि कोई भी रे, प्रकाश की रे जो है, यदि लाइट इंटर करती है, कैसे इंटर करती है, रेयर से डेंस में. जैसे ये रेयर मीडियम है, ये डेंस में यदि ये प्रवेश की तो ये क्या होगा, डेंस में
आते ही ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा। गॉट इट। रेयर से यदि डेंस में जाएगा, फिर डेंस से यदि रेयर में आएगा तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा। ये जैसे अभिलंब है, इससे दूर भाग गया। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हुआ, ये रेयर से डेंस में जो गया तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गया है। गॉट इट। ये अभिलंब है, इधर अभिलंब की ओर मुड़ गया है। गॉट इट। द पिक्यूलियर शेप of the prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of incident ray. This angle is called the angle of deviation. Okay. In this case, कोण D is the angle of deviation. यहाँ पे जो है कोण D जो है इसको हम क्या कहेंगे, angle of deviation कहेंगे। Got it? Mark the angle of deviation in the above activity and measure it. Okay, now we will discuss about dispersion of white light by a glass prism. You must have seen and appreciated the spectacular colors in a rainbow. How could the white light of the sun give us various colors of the rainbow? What? Before we take up these questions, we shall first go back to the refraction of light through a prism. The inclined refracting surface of a glass prism so exciting phenomenon. Let us find it out through an activity. Okay, activity 10.2. Take a thick sheet of cardboard and make a small hole or narrow slit in its middle. Next, allow sunlight to fall on the narrow slit. This gives a narrow beam of white light. Now, take a glass prism and allow the light from the slit to fall on one of its faces as shown in figure 10.5. Turn the prism slowly until the light that becomes out of its appears on a nearby screen. Okay. Next, what do you observe? What? You will find a beautiful band of colors. Why does this happen? What? Okay. Next, the prism has probably split the incident white light into a band of colors. Note the color that appear at the two ends of the color band. What is the sequence of colors that you see on the screen? What? The various colors seen are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red as shown in figure 10.5. The acronym VIBGYOR will help you to remember the sequence of colors. The band of the colored component of a light beam is called its spectrum. Got it? Next, you might not be able to see all the colors separately, yet something makes each color distinct from the other. The splitting of light into its component colors is called dispersion. Got it? Here figure 10.5, dispersion of white light by the glass prism. ये ग्लास प्रिज्म हो गया। गॉट इट। ये व्हाइट लाइट आया, ये विबज्योर मतलब 7 रंगों में ये क्या हुआ, विभक्त हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट, you have seen that white light is dispersed into its 7 colors components by a prism. Why do we get these colors? What? Different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray. As they passes through a prism, the red light bends least while the violet is the most. जब हम किसी भी प्रकाश को
किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो इसमें क्या होता है, रेड लाइट जो होता है, जो लाल प्रकाश होती है, वह बेंड्स लिस्ट मतलब बहुत कम मुड़ता है, झुकता है, गॉट इट। जबकि वायलेट द मोस्ट, जो वायलेट कलर के होते हैं वो सबसे ज़्यादा झुकते हैं, गॉट इट, बेंड होते हैं, मुड़ते हैं। Thus, the ray of each color emerge along different paths and thus become distinct. It is the band of distinct colors that we see in a spectrum. Got it? Next, Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. जो आइजैक न्यूटन थे वह सबसे पहले फर्स्ट यूज गिलास प्रिज्म, जो कि गिलास कांच के प्रिज्म को यूज किए थे, ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। ओके, ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। ओके, हाउएवर he could not get any more colors. He then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism as shown in figure 10.6. Got it? ये एक पहले प्रिज्म लिया, फिर उसके बाद क्या किया, एक सेम आकार का, उतने ही साइज का क्या किया, एक और प्रिज्म ले लिया। Got it? This allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton the idea that sunlight is made up of 7 colors. इसने देखा क्या, जब एक प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा गया तो 7 कलर्स में विभक्त हुए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुए। गॉट इट? फिर उसी प्रकाश को जो 7 लाइट में कन्वर्ट हुए, फिर उसको एक अपोजिट सेम साइज के एक अपोजिट प्रिज्म लिया, उस पर वो लाइट को यदि वो ट्रांसमिट किया तो उसको पता चला कि उससे फिर एक फॉर्म होके एक लाइट का निर्माण, व्हाइट लाइट का निर्माण हो रहा है। गॉट इट? नेक्स्ट, एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज व्हाइट लाइट। नेक्स्ट, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower, figure 10.7. It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplet present in the atmosphere. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. The water droplet act like a small prism. Okay? They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop, figure 10.8. Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors reach the observer each eye. Okay? Next, you can also see a rainbow or a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you. Okay? यदि आप कभी भी रेनबो देखोगे तो वह रेनबो जो होंगे सन बिहाइंड यू, मतलब सूर्य के पीछे रेनबो का निर्माण होता है। गॉट इट? आप अपने पीठ के पीछे देख सकते हो। गॉट इट? यहाँ पे आप देख सकते हो रेनबो का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे रेनबो इन द स्काई। ओके, स्काई में जो बना है रेनबो उस चीज़ को बताया गया है।
यहाँ पे recombination of the spectrum of white light. Got it? Next, atmospheric refraction. You might have observed the apparent random wavering or flicking ring of object seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator. The air just above the fire becomes hotter than the air further up. The hotter air is later less dense than the cooler air above it and has a refractive index slightly less than that of the cooler air. Okay, since the physical condition of the refracting medium air are not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates. Okay, this wavering is thus an effect of atmospheric refraction of light by the earth is atmosphere on a small scale in our local environment. Okay, the twinkling of stars in a similar phenomenon on a much larger scale. Let us see how we can explain it. Okay, here figure 10.9, apparent star position due to atmospheric refraction. रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल उसका किसी भी ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, एनीबॉडी, यदि वह जो उसका एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखता है तो हम क्या कहेंगे? वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है. गॉट इट? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. नो विल डिस्कस अबाउट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. The twinkling of a star is due to atmospheric refraction. जो सितारे का जो ट्विंकलिंग होता है, गॉट इट, ये क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो वातावरण में जो रिफ्रैक्शन होती है इसलिए. गॉट इट? द स्टार लाइट ऑन इंटरिंग द अर्थ इज एटमॉस्फेयर undergoes refraction continuously before it reaches the earth. The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. Since the atmosphere bends straight towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position. The star appears slightly higher above than its actual position when viewed near the horizon. Figure 10.9. Further, this apparent position of the star is not stationary but keep on changing slightly. Since the physical condition of the earth is atmosphere are not stationary. Got it? As was the case in the previous paragraph, since the stars are very distant, they approximate point-sized source of light as the path of ray of light coming from the star goes on varying slightly. The apparent position of the star fluctuates and the amount of star light entering the eye flickers. The stars sometimes appear brighter and at some other time fainter, which is the twinkling of effect. Okay, why don't the planets twinkle? What? The planets are much closer to the earth and are thus seen as extended sources. If we consider a planet as a collection of a large number of point-sized sources of light, the total variation in the amount of light
entering our eye from all the individual point-sized sources will average out to zero, thereby nullifying the twinkling effect. Got it? Next, advanced sunrise and delayed sunset. जैसा कि आप जानते होंगे कि जो सूर्य की जो लालिमा होती है, लाल दिखना, वह आप नोटिस करेंगे कि सूर्य उगने से जो उसका एक्चुअल टाइम होता है, जब वो सूर्य उगते हैं एक्चुअल में, उससे 2 मिनट पहले आपको दिखेगा। और जब सूर्य की सनसेट हो जाती है, सनराइज और सनसेट हो जाती है, तब आपको 2 मिनट बाद तक दिखेगा। गॉट इट? यही चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। गॉट इट? एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। द सन इज विजिबल टू अस about 2 minutes before the actual sunrise. Got it? And about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction. ये क्यों होता है? Atmospheric refraction की वजह से। By actual sunrise we mean the actual crossing of the horizon by the sun. Figure 10.10. Okay. So the actual and apparent position of the sun with respect to the horizon. Next, the time difference between the actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes. The apparent flattening of the sun is disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomenon. Okay. Now we will discuss about scattering of light. The interplay of light with object around us gives rise to several spectacular phenomena. In nature, the blue color of the sky, color of water in deep sea, the reddening of the sun at sunrise and sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. In the previous class, you have learned about the scattering of light by colloidal particles. The path of a beam of light passing through a true solution is not visible. However, its path becomes visible through a colloidal solution where the size of the particles is relatively larger. Okay. Now we will discuss about Tyndall effect. The Earth's atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particles. These particles include smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust, and molecules of air. When a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam becomes visible. The light reaches us after being reflected diffusely by these particles. The phenomenon of scattering of light by the colloidal particles gives rise to Tyndall effect. Got it? Next, which you have studied in class 9th. This phenomenon is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole. Thus, scattering of light makes the particles visible. Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest. Here, tiny water droplets in the mist scatter light. Got it? Next, the color of the scattered light depend on the size of the scattering particles. Very fine particles scatter mainly blue light, while particles of larger size scatter light
of longer wavelength if the size of the scattering particles is larger enough. They scattered light may even appear white. Got it? Now we will discuss about why is the color of the clear sky blue. Got it? The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. These are more effective in scattering light of shorter wavelength at the blue end than light of longer wavelength at the red end. Okay, next, the red light has a wavelength about 1.8 times greater than blue light. Okay, next, thus when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color shorter wavelength more strongly than red. The scattered blue light enters our eye. If the earth had no atmosphere, there would not have been any scattering. Then the sky would have looked dark. Okay, the sky appears dark to passengers flying at very high altitude as scattering is not prominent at such height. ओके, आप यदि हाई एल्टीट्यूड पे रहेंगे आकाश में तो आप जो हैं ये एटमॉस्फेयर के से माध्यम से आप अर्थ को यदि देखेंगे तो वह डार्क दिखेगा। लेकिन यदि आप क्या यहाँ पे बताया गया, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल्स इन द एयर स्कैटर द ब्लू कलर शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्ट्रांगली देन रेड। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट इंटर्स आवर आई। इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, देन स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क। ओके, जब एटमॉस्फेयर में यदि अर्थ इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, यदि अर्थ पे कोई भी वातावरण नहीं हो, गॉट इट, देन क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। गॉट इट। नेक्स्ट, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर। डू यू नो व्हाई? आप जानते हैं कि जो खतरनाक, जो डेंजर का जो साइन होता है, सिग्नल होता है, वो हमेशा रेड कलर होता है। तो क्या आप जानते हैं क्यों? एक्चुअली होता क्या है, द रेड इज लिस्ट स्कैटरेड। जो रेड लाइट होती है वह बहुत कम विखरता है, स्कैटरेड होता है बाय फॉग और स्मोक। गॉट इट। देयरफॉर इट कैन बी सीन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। गॉट इट। Now we will discuss about what you have learned. The ability of the eye to focus on both near and distant object by adjusting its focal length is called accommodation of the eye. Next, the smallest distance at which the eye can see object clearly without strain, okay, is called the near point of the eye, or the least distance of distinct vision for a young adult with normal vision. It is about 25 centimeter. Got it? Next, the common refractive defect of vision include myopia, hypermetropia and presbyopia. Myopia, short-sightedness, the image of distant object is focused before the retina, is corrected by using a concave lens of suitable power. Okay, hypermetropia, farsightedness, the image of nearby object is focused beyond the retina. Got it? Is corrected by using a convex lens
of suitable power. The eye loses its power of accommodation at old age. Got it? Next, the splitting of white light into its component colors is called dispersion. Okay. Next, scattering of light causes the blue color of sky. Got it? जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जो प्रकाश की बिखरना होती है, कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ स्काई, इसलिए जो आकाश के रंग होते हैं ब्लू दिखते हैं. गॉट इट? लेकिन यदि हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे, फिर उसके बाद यदि हम अर्थ को देखेंगे तो अर्थ कैसा दिखेगा? डार्क दिखेगा. गॉट इट? तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू. तो here is my end of this class. So thank you so much, love you guys.